प्रणाम 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 गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हरिओम गुरुजी। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आप लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवार के दिन गुरुदेव के साथ ये सत्संग, पर आज का सत्संग कुछ विशेष है। Today's satsang is something special. That's why I personally call everybody to come in this session because of some reason. Today we are going to discuss about the Swara Yoga. आज हम लोग स्वर योग के बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। स्वर योग भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। एक रेफरेंस बुक है शिव स्वरोदय, जिसको आगम ग्रंथ कहा जाता है। ये शिव और पार्वती का संवाद है। इसके बाद पर इस पर कई टीकाएं, कई लेख, कई कमेंट्रीज आए और धीरे 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 ये पॉपुलर हुआ। स्वर योग, स्वर शास्त्र केवल शिव स्वरोदय में ही नहीं है, इसके अलावे सूर्य सिद्धांत में और अनेक ज्योतिष के किताब में आपको मिलेगा। दिस सब्जेक्ट इज समहाउ रिलेट विद द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, द रिलेशन बिटवीन us and the universe. So today we are going to explore this Vidya. The question is why we should study or know स्वर योग। हम लोग को स्वर योग क्यों जानना चाहिए, और आज मैं आपका क्यों इतने एक्साइटेड है स्वर योग बताने के लिए कि इससे हम लोग आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं और थोड़े बहुत सांसारिक लाभ भी ले सकते हैं। शुरू हो गया राजेश जी। स्वरयोग से आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं, सांसारिक लाभ भी ले सकते हैं। कहाँ स्वरयोग बिल्कुल नीचे तक किसी काम का नहीं है। जो नाद कर सकता है स्वर नहीं कर सकता। आप लोग म्यूट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो स्वर के माध्यम से हम लोग दोनों ही संसार और अध्यात्म दोनों का लाभ लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोग स्वर योग की शिक्षा दे रहे हैं, सीख रहे हैं और उससे कई प्रकार के ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो हम लोग आज इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम कैसे इसका लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। लाभ तो है, लेकिन कैसे ले सकते हैं इसको जरा आज विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सब लोग थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर के, शांत होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। Sit in any comfortable meditative posture. Make your spine erect, head and spine in a straight line. Now we will chant 3 Om all together and Shanti Path together. हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ भी करेंगे। तो ओम मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम। 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 ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय चार्जर रखता मैंने। मृत्योर्मामृतम काफी हो गया। गमय। ओम
शांति 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 ही। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पे रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। तो आज इस स्वर योग के रहस्यों का आज हम लोग उद्घाटन करते हैं। आज हम लोग समझते हैं स्वर योग ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम चीज है और इसके लिए आपको कोई बहुत स्पेशल कोई तैयारियां करनी पड़ेगी। ये जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। बस जो हम श्वास लेते हैं उस श्वास को थोड़ा सा जानना है। इसी को आप समझ लो कि स्वर योग है। इसको मैं स्लाइड्स में समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ये स्लाइड सबको दिख रही है? प्रतीक, स्लाइड दिख रहा है? प्रतीक, अनम्यूट होकर के आप बताएं। जी गुरुजी, स्लाइड दिख रही है। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट नहीं कर पाएंगे गुरुजी। हाँ, आप कोशिश करें कि सभी लोग म्यूटेड रहे तो आप पूरी बात को समझेंगे। जी गुरुजी। जो सबसे पहली चीज मैं जो बेसिक चीज बताना चाह रहा हूं कि हम सभी लोग, ये यूनिवर्स आपस में कहीं जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमारे शरीर का एक सेल बाकी सारे सेल से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, क्योंकि हम एक पूरे के पूरे एक शरीर है। तो हमारा पैर का एक सेल हमारे दिमाग के किसी सेल से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से पूरा यूनिवर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। इसलिए अगर अफ्रीका के जंगल में कुछ हो रहा है तो आप समझे कि उसका इफेक्ट सतपुड़ा के जंगल में पड़ता है। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसका असर ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग सभी किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। इस जुड़ाव को समझना कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके लिए ज्योतिषाचार्यों ने आकाश को समझने की कोशिश की और हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह से एक दूसरे से जोड़ा। अब जैसे कोई तुला राशि का है और मान लो उसकी महादशा शनि की चल रही है, तो लगभग लगभग जो तुला राशि वाले हैं और जिनकी महादशा शनि की चल रही है, मिलती जुलती जैसे सिचुएशंस का सामना करेंगे। इस तरह से कई ऐसे शकुन अपशकुन, बहुत सारे ऐसे चीजें प्रकृति को समझा गया, जाना गया और प्रकृति से खींच कर निकाला गया, ताकि हम इस कनेक्शन को, इस कॉस्मोस के साथ कनेक्शन को समझें। जिस तरह से हमारा सेल हमारे शरीर का पार्ट है, उसी तरह से हम भी इस विशाल, इस विराट कॉस्मोस के पार्ट हैं। और ये एक ब्रेथ जो है, एक माध्यम है जिससे कि हम इस कॉस्मोस से जुड़े हैं। ठीक है। तो अगर हम ब्रेथ को समझने लगे तो हम उस कनेक्शन को समझ सकते हैं जो इस प्रकृति के साथ है, इस कॉस्मोस के साथ है। इसीलिए ये विद्या का उदय हुआ। इसलिए इस विद्या को अध्ययन किया गया कि हमारा जो कनेक्शन है प्रकृति के साथ, हमारा जो कनेक्शन है जो कॉस्मोस के साथ,
उसको गहरे में समझा जाए। और जब हम लोग श्वास का अध्ययन किए, जब हमारे ऋषियों ने श्वास का अध्ययन किया, तो बड़ी नई नई जानकारी, बड़ी अद्भुत जानकारियां मिली। बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो चौंका देने वाली है। आप लोग भी अभी जब मैं आपको बताऊंगा, तो जो लोग स्वर योग को नहीं जानते हैं वो बड़े हैरत में पड़ेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, इतनी गहरी बात, इतना गहरा ज्ञान। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो ये हार्मोनाइजेशन है, हम लोगों का जो प्रकृति के साथ एक जुड़ाव है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न को समझेंगे। हम सांस धीमा लेते हैं, तेज लेते हैं, हल्का लेते हैं, गहरा लेते हैं। कई बार बहुत सारे जो स्वर योगी के अभ्यासी हैं, वो सीधे टीचर पढ़ाते ईड़ा पिंगला और वो वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। मैं अपने स्वर योग के विद्यार्थियों को कभी भी ईड़ा पिंगला से शुरू नहीं करता। पहले श्वास के गति के साथ आप रिदमिक होइए, आप समझिए श्वास को। बहुत सारे स्टूडेंट आके मेरे से बोलते हैं कि गुरुजी हमको स्वर योग में वैसा पढ़ाया गया, हमारे टीचर ने ऐसा बताया, हमारे गुरु ने, हमारे जो भी आप जिनसे भी पढ़ते हो, ये तत्व, ये ऐसे, वो वैसे। पहले 2-3 साल तो सांस को समझने में लग जाता है। पहले तो श्वास को आप समझिए, सांस कब कितना गहरा लेते हैं मैं आगे बताऊंगा। जब आप सांस लेते हैं, तो जब आप खींचते हैं श्वास को, जब आप नाक से श्वास को खींचते हैं, पता है कभी कभी आप 4 अंगुल दूर तक की सांस को, हवा को खींच लेते हैं। कभी कभी 8 अंगुल दूर तक के हवा को आप प्रभावित करते हैं। यानी कि कभी कभी आपके नाक के आसपास के जो स्पेस है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, कितने एरिया को जब आप सांस लेते हैं तो नाक के अगल बगल के कितने एरिया को प्रभावित करते हैं, इसका बैठ के कैलकुलेशन स्वर योगियों ने किया। और भीतर जब जब आप सांस लेते हैं तो कितना गहरा, कितना भीतर उसका फोर्स जाता है। सांस तो हमेशा फेफड़े में जाता है, लेकिन कई बार एक ही फोर्स में नहीं जाता है। कभी कभी सांस उथला होता है, कभी कभी श्वास गहरा होता है। तो इसका अध्ययन लोगों ने, स्वर वैज्ञानिकों ने शुरू किया कि वो क्या तरीका है कि हम ये जान सकें कि हम कब कितने एरिया को, बाहर के हवा को प्रभावित करते हैं, हमारी सांसों की गति क्या होती है, हम अपने नासारंध्रों को कितना स्पर्श कर पाते हैं, ये सारा अध्ययन। इसलिए पहला 2 साल तो श्वास को समझने में ही लगता है, कि उसकी गति को समझना, श्वास के तापमान को समझना, श्वास की लंबाई को समझना, श्वास के द्वादशांत को समझना, श्वास की बाहर कितने आकाश को प्रभावित करता है और अंदर कितने भीतर जाता है। आप ये भी पूछोगे कि कितने भीतर जाएगा, फेफड़े तक ही जाएगा? नहीं, हवा भले ही फेफड़े तक जाता है, लेकिन अगर आप सांस गहरी लेते हैं तो प्राण जो है और नीचे तक जाता है। जो श्वास का प्रवाह है, जो प्रभाव है, वो केवल फेफड़े तक सीमित नहीं रहता है, वो नाभि तक भी जाता है। तो ये सारी बातों का ऋषियों ने चिंतन मनन किया, उसका अर्थ निकाला, तो मालूम चला कि हम जिस तरह से सोचते हैं, जिन भावनाओं से ग्रसित होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, हमारे भीतर अलग अलग तत्व, यानी कि वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, उनका भी हमारे जब शरीर पर प्रभाव होता है तो श्वास का क्रम अलग अलग होता है, श्वास का दिशा अलग अलग होता है, एंगल्स अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम लोग श्वास की और गहरी से गहरी
भीतर से भीतर हम लोग उतर के जानने की कोशिश किए स्वर वैज्ञानिकों ने। अब फिर से मैं बताऊं कि भाई ये इतना सारा मेहनत श्वासों को समझने का क्यों किया जाए। हम अगर श्वासों को समझते हैं तो हम अपने बीमारी और इम्बैलेंस को दूर करते हैं। आपको बहुत सारे आज के डेट में इतने उपचार निकल आए हैं, कोई सौर चिकित्सा, कोई रंग चिकित्सा, कोई एरोमा थेरेपी, कोई साउंड थेरेपी, कोई फलाना थेरेपी, इतने इतने ब्रांचेस ऑफ थेरेपीज निकल गए हैं कि कभी कभी बहुत सारे आप ही लोग में से कई लोग पूछते हो कि गुरुदेव इतने सारे थेरेपीज हम कहाँ जाएं, किसको पकड़ें। जो सबसे सरलतम उपाय है, ना कोई आयुर्वेदाचार्य को पकड़ना, ना कभी औषध को पकड़ना, ना कभी किसी चीज के लिए परेशान हो, श्वास को पकड़ लो। भगवान शिव कहते हैं, ये भगवान शिव के शब्द हैं, कोई मेरे शब्द नहीं, भगवान शिव के शब्द हैं कि जिन्होंने श्वास को जान लिया वो अपनी बीमारियों को बैलेंस कर सकता है, वो अपनी बीमारियों से मुक्ति पाने का उपाय निकाल सकता है। अरे क्या आयुर्वेद वाले भी क्या दोष बताएंगे, वात पित्त कफ दोष बताएंगे ना। योगाचार्यों से पूछ लोगे तो कह देंगे कि तत्वों का इम्बैलेंस है, ये योगा थेरेपी है। योग सारा योग थेरेपी जो है वो तत्वों के इम्बैलेंस पे है कि पृथ्वी तत्व ज्यादा तो जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, मिला जुला के दोनों की बातें एक ही है। चाहे थेरेपी योग से हो, चाहे नेचुरोपैथ से हो, और चाहे आयुर्वेद से हो। लेकिन भगवान शिव जब पार्वती को कहते हैं कि अगर आपने श्वास भर को जान लिया, श्वास भर को जानने से ही आप अपने किसी भी इम्बैलेंस को, चाहे वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो, चाहे वो इम्बैलेंस किसी तत्वों का हो, चाहे वो इम्बैलेंस किसी भी प्रकार का, हम श्वास के माध्यम से। अच्छा, श्वास बिल्कुल फ्री सबको मिला है, ऐसा नहीं कि श्वास में किसी को पैसे लगते हैं, है ना। श्वास आप सीख लो अच्छे से तो उसमें पैसे थोड़ी लगते हैं आपके, एकदम फ्री का है। बस हमें जानना होता है कि एग्जैक्टली हम उसको हार्मोनाइज कैसे करें। कई लोग मुझसे ये भी सवाल पूछे कि गुरुजी इसको स्वर योग क्यों कहते हैं, इसका स्वर कहने का क्या अर्थ है। स्वर शब्द हम लोग कहां कहां यूज करते हैं हिंदी या संस्कृत में। पहला स्वर यूज करते हैं अल्फाबेट्स में, जो हमारा वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन, है ना। अल्फाबेट में जो हम लोग वॉवेल्स, वॉवेल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए उसको स्वर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा स्वर कहाँ यूज करते हैं, आवाज में, आलाप में। जब हम लोग स्वर लगाते हैं, सरगम गाते हैं, संगीत में जब हम आलाप करते हैं तो वहां पे स्वर शब्द का इस्तेमाल होता है। चाहे वो व्याकरणाचार्य हो, चाहे संगीताचार्य हो, संगीतज्ञ हो या वैयाकरण हो, इन दोनों से अगर पूछो कि वास्तव में गहरे में स्वर का अर्थ क्या है, और अगर आप दोनों को बहुत गहराई में समझोगे तो स्वर का मतलब होता है हारमनी, एक ताल। जब आप स्वर में हो, संगीतज्ञ कहेंगे कि वो बेसुरा है, उसमें स्वर नहीं है। क्यों बोलेंगे स्वर नहीं है, क्योंकि वो बेताल है,
वो ताल में नहीं है, वो हार्मोनाइज्ड नहीं है, वो जिस इक्वेशन के साथ होना था उस इक्वेशन में नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये स्वर से नहीं गा रहा, इसका स्वर अच्छा नहीं है, इसका ये सुर नहीं बना पा रहा है। जो सुर शब्द है वो स्वर से ही आया है। तो कहेंगे इसका स्वर अच्छा नहीं है, इसका गला अच्छा नहीं है, अच्छे से नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है। उसी तरह क्या आप कल्पना कर सकते हो कि हम भाषा में, व्याकरण में बिना किसी स्वर का कोई अक्षर, कोई वाक्य बना सकेंगे? बना ही नहीं पाएंगे। आप बिना स्वर के बोल ही नहीं सकते। कभी कोशिश करके देखना, कभी व्याकरण में, संस्कृत में, हिंदी में आप बोल के देखना, आप बिना स्वर के बोल ही नहीं सकोगे। हर शब्द स्वर से मिलके बना है। उसी में स्वर नहीं है जिसके नीचे हलंत होता है। जब व्याकरण में किसी अक्षर के नीचे, किसी व्यंजन के नीचे हलंत होता है, ऐसे छोटा सा लाइन रहता है, यानी इसमें स्वर कट गया, वो आधा व्यंजन है। आधा व्यंजन आप बोल नहीं पाओगे। आधा व्यंजन जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो बीच में या अंत में कहीं पर रखते हैं ताकि उसको पूरा पूरा बोला जा सके। क्योंकि आधा व्यंजन अपने आप में अधूरा है, उसको बोला नहीं जा सकता है, तो आप आसपास में कुछ मिला करके उसको बोलते हैं। इसीलिए स्वर के बिना अक्षर अधूरा है, स्वर के बिना शब्द अधूरा है, स्वर के बिना संगीत अधूरा है। क्यों? क्योंकि स्वर बैलेंस लाता है, स्वर हार्मोनाइजेशन लाता है। उसी तरह से जो हमारे श्वास है वो हमारे जिंदगी में बैलेंस लाती है, हमारे विचार में, हमारे थॉट में बैलेंस लाता है, हमारे इमोशंस में बैलेंस। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं तो आपका स्वर बिगड़ जाएगा। अगर आप अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे आपका स्वर बिगड़ जाएगा। आप बहुत थक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो आपका स्वर बिगड़ जाएगा। आप रोगी हो जाएंगे तो आपका स्वर बिगड़ जाएगा। आप शारीरिक या मानसिक रूप से जरा सा भी ऊपर नीचे होंगे तो स्वर बिगड़ जाएगा। तो स्वर क्या लाता है? स्वर ताल लाता है, स्वर हार्मोनाइजेशन लाता है, स्वर बैलेंस लाता है। इसीलिए इसको स्वर योग कहा गया। स्वर का मतलब श्वास नहीं है, स्वर का मतलब संगीत नहीं है, स्वर का मतलब वॉवेल नहीं है, स्वर का मतलब है बैलेंस, हार्मोनाइजेशन। वो हमारे बीच में, हमारे मन में और शरीर में एक ब्रिज का काम करता है, हार्मोनाइजेशन का काम करता है, हमारे भावनाओं को और भावनाओं के बीच में बैलेंस करता है, विचारों के बीच में बैलेंस रखता है। जरा भी बिगड़ा, आपके विचार एक दूसरे पर चढ़ गए, भावनाएं एक दूसरे पर प्रभावित करने लगे तो आपका स्वर बिगड़ जाएगा। तो स्वर अपने आप में एक प्रॉपर सिस्टम है। जैसे संगीत में एक सिस्टम है, आरोह अवरोह का सिस्टम होता है। हर जितने भी प्रकार के थाट होते हैं, जितने प्रकार के राग होते हैं, उसी तरह संस्कृत में हर शब्द और वाक्य का विन्यास करते हैं। जब उस पे हम वाक्य बनाते हैं तो एक सिस्टम होता है, आप अनसिस्टमैटिक कुछ भी नहीं करते। उस सिस्टम का नाम स्वर है। तो स्वर अपने आप में एक प्रॉपर सिस्टम है, और अगर वो सिस्टम प्रॉपर हो, अगर हम उस सिस्टम के अनुरूप हों तो हम ज्यादा बैलेंस्ड होंगे, रोगी नहीं होंगे। तो अगर हम स्वर विद्या को सीख लें, जान लें, तो हम अपने बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जान सकते हैं हमारी क्या बीमारियां हैं। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो आपकी आवाज से आपका स्वर बता देंगे, और यदि उन्होंने आपका स्वर चेक कर लिया तो आपकी सारी बीमारियां बता देंगे। स्वर योगी इतने गहरे उतर सकते हैं कि एक गहरा स्वर योगी आपके श्वास को चेक करके ये तक बता सकता है कि आप कितने भाई बहन हो,
आपके पिताजी जीवित हैं या मृत हैं, आपके माताजी को क्या बीमारी है, आपके कितने पुत्र पुत्रियां हैं, भविष्य आपका कैसा होगा, ये सब आपकी सांसें बताती। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक श्वास 51 तरह की जानकारियां देता है शरीर और मन की। हमारे अस्तित्व की 51 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक श्वास देता है, सिर्फ एक श्वास। अब कल्पना करो कि 51 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक श्वास दे रहा है। तो अगर हमें इतनी जानकारी अपने बारे में चल जाए तो हम अपने मेंटल पीस को, कामनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जब डिसीजन लेना हो या हमें गाइडेंस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, कहीं सक्सेस होने के लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, तो ऐसे सारे वक्त में आपका ये समझ काम आता है। ये आपको एक टैलेंट देता है, क्योंकि जब आप स्वयं को समझ सकते हो तो आप सबको समझ सकते हो। एक सुपरा मेंटल एबिलिटीज आपके अंदर पैदा करता है। आप ज्यादा अच्छा बोल पाते हो, ज्यादा अच्छा सुन पाते हो। तो ये बातें भगवान शिव ने पार्वती को बताया। और यही नहीं, कई चीजें आप फोरकास्ट कर लेते हो। अब क्या है कि स्वर स्वर विद्या का जब ये बात कुछ व्यापारी टाइप के लोगों को पता चला तो बड़े खुश हो गए कि अरे स्वर योग से तुम फोरकास्ट कर लेंगे, लॉटरी निकाल लेंगे, हम सट्टा बाजार खेल सकते हैं, स्वर योग से जो है हम जो शेयर मार्केट में खेल सकते हैं। और बहुत लोग खेलते भी हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को मैं सदैव मना करता हूं कि ये उचित नहीं है, ये शास्त्र का दुरुपयोग है। कभी भी शास्त्र आपके लोभ लालच के लिए नहीं बनता है। इसीलिए जब आप इस विद्या को सीखने के बाद जहां भी लोभ लालच में आओगे तो आप धोखा खाओगे, तब आपकी विद्या चूक जाएगी। ये विद्या का अभिशाप है। इसीलिए इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करना। लोभ लालच में अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने किसी इच्छा को, लोभ जैसी इच्छा को पूरी, लोभ कामना काम जैसी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आप इन विद्याओं को सीख करके कुछ बातों को जान सकते हो, पर यह जानकारी सिर्फ इसलिए है कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखें, आप अपने परिवार को खुश रखें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें और आपको आध्यात्मिक जो रास्ता है वो मिले और आपके गतिरोध खत्म हो। ये सारा चीज कर रहे हैं तो स्वरयोग अच्छा है। स्वरयोग सदैव सहयोगी है, ये मूल योग नहीं है, ये सहयोग है। आप अगर नाद साधना कर रहे हैं तो ये सहगामिनी है, आप भूत शुद्धि कर रहे हैं तो ये सहगामिनी है। इसलिए स्वर योग के प्रारंभिक इंट्रोडक्शन में ही मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करना। लोग करते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ये विद्या आपके हेल्थ के लिए, खुद के, ऐसा नहीं कि अब दूसरों का इलाज करने लगना, ऐसा मत करना। ये चिकित्सा पद्धति नहीं है ना। स्वर योग चिकित्सा पद्धति नहीं है कि आप स्वर योग से दूसरे का इलाज करने लगना। ये ज्योतिष नहीं है कि आप दूसरों का भविष्य बताने लगना। ये लोभ लालच के लिए नहीं है। उसी पुस्तक में, शिव स्वरोदय में ही इन चीजों के लिए मना किया गया है। इसीलिए इस विद्या को स्वयं के उत्थान में लगाना, स्वयं के डेवलपमेंट में लगाना, किसी लोभ लालच और मान सम्मान के लिए नहीं, किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने ठीक ठीक सीख लिया तो आप अपने सराउंडिंग को, आप अपने आसपास के वातावरण को बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हो
और बैलेंस कर सकते हो। ये चीज स्वर योग सीखने से तुरंत होता है, और ये अपने आप में कंप्लीट पूरा पूरा विज्ञान है। इसमें सारी बातें हैं। इसके लिए आपको ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको और कोई दूसरा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है। बस ये आप है और आपका हमसफर श्वास है। मरते दम तक श्वास आपका साथ निभाता है। जिस दिन आप एक श्वास को भी भूल जाते हो उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। आप मरते दम तक इसका साथ नहीं छोड़ते, ना सांस आपका साथ छोड़ता है। यही वो यही वो चीज है जो जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत तक आपके साथ होता है, आपको हर बात बताता है। इसीलिए श्वास जैसा कोई मित्र नहीं है। वो आपके सारे भेद को बताता है, आपके मन के, आपके भीतर के सारे भेद को बताता है, सारी बीमारियों को बताता है। और इस शास्त्र को समझने के लिए किसी और शास्त्र को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु को करने की आवश्यकता नहीं। मुझको भी इस विद्या में गुरु मत बनाओ। इस विद्या का कोई गुरु नहीं बन सकता है। स्वर विद्या आपके और आपके श्वास के बीच का समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग इसके गुरु बनते हैं वो आपको भी धोखा देते हैं और आप भी धोखा खाते हो। आप श्वास को जैसे जैसे समझने लगोगे, आप वैसे वैसे स्वर के मास्टर होने लगोगे, और आपका जो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये अपने आप में रिदमिक और ताल से भरता जाएगा और हार्मोनाइज होने लगेगा। और ये जो आपके बायो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जो ब्रेन से आपके पूरे मोटर ऑर्गन को जाता है, उसको प्रभावित करता है। हमारे प्राण ऊर्जा, जो हमारे सूक्ष्म तंत्रिकाएं हैं, जो नाड़ियां हैं, उसको प्रभावित करता है। तो इसलिए इस विद्या को हम लोग बहुत गहरे में समझना चाहिए। चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हो, ये आपको सहयोग करेगा उसमें। चाहे कोई भी साधना कर रहे हो, आप नाद साधना कर रहे हो, आप प्राण साधना कर रहे हो, जो भी साधना कर रहे हो, उन हर साधना में ये आपका सहयोगी बनेगा, ये आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए एज अ सपोर्टिव इस विद्या को मैं आज आप लोग को सिखा रहा हूं। इसलिए नहीं सिखा रहा हूं कि आप स्वर विज्ञानी बन करके कोई पैसा वैसा कमाए, नहीं नहीं। आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, अपने शरीर और मन को जाने, अच्छी साधना, कंसंट्रेशन बढ़े, आपका आपका मेमोरी बढ़े, खूब अच्छा साधना, अपने जीवन में बहुत अच्छे डिसीजंस लें, घर परिवार को सुखी करें, आसपास के वातावरण को उन्नत करें। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, इसलिए आप लोग सीखो। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी जुड़ा हुआ है। बहुत लोग स्वर योग को म्यूजिक से जोड़ते हैं। मैं दोबारा से इस बात को दोहराता हूं, म्यूजिक के भी बेस में स्वर है और इस विद्या के बेस में भी स्वर है। बेस भले स्वर है, लेकिन स्वर योग म्यूजिक नहीं सिखाता है। इसका म्यूजिक से रिलेशन नहीं है, हार्मोनाइजेशन से रिलेशन है ना। अब आता है नेक्स्ट कि हम लोग इस विज्ञान को, स्वर विज्ञान को समझने के लिए हम किस तरह से ब्रीदिंग को समझें। जो बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो जियो मैग्नेटिज्म है, ये दो बड़े टर्म्स आपको यहाँ सामने पीपीटी में दिख रहा होगा, बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और जियो मैग्नेटिज्म। अभी हम डिटेल में इन सब के बारे में आपको बताएंगे कि हमारे शरीर में ये सारे कैसे फंक्शन करते हैं, हमारे शरीर में कैसे ध्रुव यानी विपरीत पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ बनता है, नॉर्थ और साउथ के अट्रैक्शन से कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, कैसे हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर्स को आगे बढ़ाता है। ये सारी बात हम इस दौरान समझेंगे। और इसका संबंध हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का संबंध
न सिर्फ हमारे ये जो मेटाबॉलिक सिस्टम से है, जो हमारा बॉडी के फंक्शन से है, बल्कि जो ब्रह्मांडीय सिस्टम है। अच्छा, ब्रह्मांड में भी, हमारे इस ब्रह्मांड में भी आप समझो एक एक बायो क्लॉक है, जो ये तय करता है कि कब सृष्टि हो, कब प्रलय हो, कब क्या हो, कब धरती पर क्या बीते, कब ना बीते। एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे ब्रह्मांड में भी सेट है। तो स्वर योगियों ने देखा कि जो हमारा बायो क्लॉक है, जो हमारा बायोलॉजिकल रिदम है, वो उस ब्रह्मांड के जो क्लॉक है उससे कुछ मिलता जुलता, उसपे कुछ संबंध है। आगे मैं आपको कई चार्ट्स दिखाऊंगा। कई 3 प्रकार के चार्ट होते हैं हमारा शरीर का। सूक्ष्म शरीर का चार्ट, कारण शरीर का चार्ट। जब ये सब आप गहरे में उतरोगे तो समझोगे कि एक खास बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे इमोशंस को, हमारे वर्क को कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट करता है। ये बोल करके हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि हम भाग्य के भरोसे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारी नियति तय होती है। हम भाग्य को तो तोड़ सकते हैं अपने कर्मों से, लेकिन नियति हमारी तय होती है। चलो, नियति की बात को समझने से पहले हम एनर्जी सिस्टम को थोड़ा सा समझ लें। आप लोगों में ज्यादातर लोग नाड़ी के बारे में जानते होंगे कि हमारे अंदर बहुत सारे प्राणिक चैनल्स हैं। लगभग 84 लाख प्राणिक चैनल होते हैं, जिसमें केवल 72,000 फंक्शनल हैं। Only 72,000 are functional and rest are unfunctional. 8.4 millions of pranic channels are there. 84 लाख प्राणिक चैनल्स हैं, जिसमें से केवल 72,000 फंक्शन है। और कई लोग पूछते हैं नाड़ी मतलब क्या, जो दिखाई नहीं पड़ता? नहीं, आपके आर्टरीज, आपके वेन्स, ये सारे नाड़ियों में आते हैं। बहुत सारे पल्मोनरी वेन्स होते हैं, बहुत सारे डक्ट होते हैं, बहुत सारे, बहुत महीन महीन, वो सब नाड़ियों में आता है। नाड़ी का मतलब इनविजिबल सोर्स ऑफ प्राणिक फ्लो नहीं है। नाड़ी में वो भी है जो दिखाई पड़ता है, और कुछ नाड़ियां वो भी है जो नहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसा माना जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें से भी 3 नाड़ियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये तीनों नाड़ियां, सुषुम्ना माना जाता है कि एकदम शरीर के बीचों बीच, जो आपका मेरुदंड है उसके भीतर में है, जो स्पाइनल कॉर्ड है। फिर आप कहोगे कि गुरुदेव, स्पाइनल कॉर्ड तो बैक में है, और आप कह रहे हो कि सुषुम्ना शरीर के बीचों बीच है ना? आपका शरीर वही नहीं है जो आपको दिख रहा है। आप ऐसे हाथ फैलाते हो ना, हाथ को चारों ओर, जो आपके हाथ का एरिया है, जितना दूर आप हाथ फैला सकते हो, वो सब आपका शरीर है। आपको नहीं दिखाई पड़ता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, पर जितना दूर आप ऐसे हाथ फैलाते हो ना, नीचे ऊपर, सब आपका शरीर है। वहां भी नाड़ियां, ये इधर मेरे देखो, जहां मैं हाथ हिला रहा हूं, इधर भी नाड़ी है, इधर भी नाड़ी है, इधर भी है, ये इधर भी है, इधर भी है, सब चारों ओर। वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप ये समझ लो कि 6 से 7% नाड़ियां दिखाई पड़ती है, और बाकी इनविजिबल, अदृश्य है। तो इन नाड़ियों का रोल क्या है? इन नाड़ियों का रोल है एक्टिवेशन, ट्रांसमिशन, इफेक्ट ऑफ एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ बायोएथेरिकल सिग्नल्स एंड इंडोक्राइन सेक्रेशंस। ये सारे नाड़ियां हमारे भीतर
जो मूवमेंट्स लाती है। प्राण का काम है हमारे भीतर गति लाना, एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे इंफॉर्मेशन हो, तत्व हो, या कोई सब्सटेंस हो। और ये कई तरीके से हम लोग करते हैं। हम लोग कई बार इंडोक्राइन सेक्रीशंस, हार्मोन्स के सेक्रीशन से कर लेते हैं, कई बार सिग्नल से होता है, और कई और तरीकों से हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी आप ये सामने, ये ऐसा फोटो आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि बीच में एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो बाईं तरफ है उसको कहते हैं ईड़ा, और दाईं तरफ है उसको बोलते हैं पिंगला। ठीक है, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं बोलने में। मैंने अच्छे अच्छे विद्वानों को ईड़ा की जगह इंगला बोलते हुए सुना, इंगला पिंगला। अरे इंगला नहीं, ईड़ा, लेफ्ट साइड ईड़ा, ईड़ा। मेरे पीछे बोलो ईड़ा, 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 ईड़ा नाड़ी है ना, ईड़ा, इंगला नहीं, ईड़ा, ईड़ा नाड़ी। और जो राइट साइड से होते गया क्रॉस होते हुए, जो राइट साइड से निकला, जो नीचे से राइट साइड से होके ऊपर उठा है, उसको बोलते हैं पिंगला। ये दो नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा जो लेफ्ट में होता है, और उसको हम लोग कहते हैं चंद्र स्वर, और पिंगला जो राइट में होता है उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर। तो ईड़ा को चंद्रमा और पिंगला को सूर्य, ये याद रखो। ये सबसे मोटी लेमन लैंग्वेज वाली बात है। बीच में सुषुम्ना, जो आपका लेफ्ट है ईड़ा और राइट है पिंगला। ठीक है, ये याद रहेगा, एकदम सिंपल है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब लोग को समझ में आ रहा है। जो लेफ्ट है वो ईड़ा और जो राइट है वो पिंगला, और बीच वाला सुषुम्ना। ये सारा स्वर जो है ये इसी बात पे है, ये सारी स्वर की कहानी इसी बात पे है। इसलिए अगर ये समझ लिए तो आप सारी बातें आराम से आगे पीछे समझेंगे। अब हम लोग अगर अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे श्वास या तो लेफ्ट से ज्यादा चलता है या तो राइट से ज्यादा चलता है, दोनों से एक बराबर का नहीं चलता है। या तो लेफ्ट ज्यादा ज्यादा चलेगा या तो राइट ज्यादा ज्यादा चलेगा, कोई दोनों में से एक। कई लोग कहते हैं साहब मेरा तो बराबर चल रहा है। नहीं, बहुत ध्यान से देखोगे तो एक कम और ज्यादा रहता है, रहेगा ही रहेगा। बराबर चलना, जब हम लोग ईड़ा से पिंगला या पिंगला से ईड़ा स्वर चेंज होता है तो बीच के कुछ क्षण, एक दो सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सुषुम्ना चलता है, यानी दोनों स्वर नाक से दोनों बराबर होना चाहिए, उसको बोलते हैं सुषुम्ना, कि सुषुम्ना चल रहा है। ऐसा रेयर टू रेयर है, दिन में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए या कुछ सेकेंड के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे को बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि गुरुदेव मेरा दिन भर ईड़ा ये सुषुम्ना चलता है। और यदि आपका ऐसा वाकई चल रहा है तो आप भारी प्रॉब्लम में हो, तो आप गहरे संकट में हो। अगर वाकई आपका दोनों ही नासिका इक्वल, एकदम इक्वल है, तो यू आर इन अ डेंजर, आप गहरे संकट में हो। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा एक ही समय हो सकता है कि आपका दोनों स्वर बराबर हो, दोनों से एक जैसा ही प्राण बाहर आ रहा हो, जब आप निर्विकल्प समाधि में, जब आप पूर्ण समाधि में, केवल और केवल उसी समय लगातार स्वर चल सकता है, आपका दोनों नाक बराबर चल सकता है,
या दोनों में प्राण बराबर हो सकते हैं, वरना ऐसा कोई अवस्था नहीं है, ऐसा दिन का कोई मौका नहीं होता है जब दोनों बराबर चलता है। इसलिए जिनको देखना नहीं आता है वो गड़बड़ करते हैं कि नहीं साहब मेरा तो सुषुम्ना चल रहा है। कुछ लोग ऐसा जानबूझ के भी बोलते हैं कि उन लोगों ने कहीं पढ़ लिया है कि योगियों का सुषुम्ना चलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। योगियों का सुषुम्ना चलना चाहिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ज्यादातर मैंने स्वर योग में लोगों को गलत ज्ञान का शिकार होते हुए देखा है। इसलिए मैंने ये शुरू किया कि मैं हर गुरुवार को आप लोग को स्वर योग का ज्ञान दूंगा। तो कुछ भ्रांतियां भी हैं। अगर सुषुम्ना चल रहा है तो आप समझो आपके और आप सामाजिक काम में व्यस्त हैं, आप सांसारिक काम में व्यस्त हैं और आपका सुषुम्ना चल रहा है, तो समझो कि कुछ बड़ा खतरनाक, बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। ये बहुत भारी अपशगुन है, कोई बहुत ही बुरा घटना घटने वाला है। आप अलर्ट हो जाओ अगर ऐसा हो रहा है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली नहीं चलता है, किसी का मृत्यु ही आने लगे, किसी का मृत्यु ही करीब है, तो ही ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए पहले तो हम लोग चेक करना सीखेंगे कि ईड़ा चल रहा है, पिंगला चल रहा है, ये किधर से चल रहा है। पहले तो हम लोग चेक करना सीखेंगे। तो चेक कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आप ये हथेली को ऐसे रख लो और धीरे धीरे ऐसे नाक के बराबर, ऐसे नाक के देखो, मेरा यहाँ पे देखो, ऐसे नाक के बराबर ऐसा हाथ को इधर उल्टा करके हाथ को ऐसा इधर रख दो और नाक से हवा धीरे धीरे छोड़ो बाहर। जब ऐसा 4-5 बार आप बाहर श्वास छोड़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, आपके स्किन का जो सेंसिटिविटी है, जो आपका हाथ के स्किन के सेंसिटिविटी से पता लग जाएगा एक तरफ ज्यादा श्वास आ रहा है, एक तरफ कम आ रहा है। वो आपको मालूम चल जाएगा कि एक तरफ ज्यादा आ रहा है, एक तरफ कम आ रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि एक तरफ का नाक बंद कर लो, फिर सांस लो छोड़ो, फिर दूसरा तरफ नाक बंद कर लो, फिर सांस लो छोड़ो। तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक तरफ थोड़ा दिक्कत से हो रहा है, एक तरफ इजिली हो रहा है। ये भी जानने का तरीका है। लोग उसमें भी कंफ्यूज हैं कि गुरुजी अब भी नहीं पता लग रहा है। तो ऐसा मोबाइल या कोई ऐसे शीशे जैसा चीज ऐसा रख करके या नाक के नीचे और ऐसा लंबा सा सांस छोड़ना, तो इसमें तो आपको नहीं दिखेगा, एक भाप का सर्किल बनेगा। जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे भाप का सर्किल बनेगा, तो जो भाप का सर्किल ज्यादा बड़ा होगा वो वही नाक आपका चल रहा है, वही स्वर चल रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे को ये लिख के बताओ किसका दायां चल रहा है और किसका बायां चल रहा है। आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ कि किसका दायां चल रहा है, किसका बायां चल रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग ठीक ठीक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बहुत लोगों का लेफ्ट ईड़ा चल रहा है, ज्यादातर लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का राइट भी चल रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग को यानी देखना आ गया। ये देखना आ गया तो समझो आपने 50% सीख लिया कहानी। स्वर योग के 50% मास्टर हो गए, बस केवल इतना ही सीखने में। मैं आगे बताऊंगा कैसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जानो कि किधर से। अब देखो, जिन लोगों ने अपना राइट नोस्ट्रिल बोला है और जिन लोगों ने अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल बोला है, अब जरा गौर करना।
राइट नॉस्ट्रिल वाले को अभी मेरे सामने क्लास में बैठने में दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। और लेफ्ट वालों को बड़ा मजा आ रहा होगा मेरे क्लास में। अभी जो आप लोग लेक्चर सुन रहे हो मेरी, जिन जिन का लेफ्ट चल रहा है उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ा मेरे आवाज के साथ, मेरी बातचीत के साथ बड़े हार्मोनाइज हो रहे होंगे। लेकिन जिन जिन का राइट चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा कठिनाई, फोकस खोने में, या कहीं बार बार मन कहीं और चला जा रहा है, ध्यान कहीं और भाग जा रहा है, मन कहीं और चला जा रहा है, वो आ रही होगी दिक्कत। और अभी हम धीरे धीरे भेद खोलेंगे कि कब राइट अच्छा, कब लेफ्ट अच्छा, राइट चलने के मायने क्या है, लेफ्ट चलने के मायने क्या है। ये सारी बात आपको धीरे धीरे, लेकिन सबसे मूल बात है कि आप ये सीखो कि आपका लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। तो जो लोग इस विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, जो इस विद्या में चाहते हैं कि गुरुजी आप मेरे को एकदम प्रवीण कर दो, लेकिन शर्त यही है हमारी कि कोई अपने व्यापार, अपने लाभ, अपने लोभ लालच मान सम्मान के लिए इसको नहीं यूज करे, अपने उत्थान के लिए यूज करे। तो मैं इस विद्या को आपको देने के लिए तैयार। तो क्या करना आपको, एक पेज, एक पन्ना लेना, एक पेज, और उस पन्ने में आपको 3 लकीरें खींचनी है, ईड़ा पिघला सुषुम्ना। ठीक है, जैसे ये मैंने एक कॉपी ली, अब इसमें 3 लाइन खींचनी है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की। जैसे मैं खींच के आपको बता देता हूं। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये देखो, ये 3 लाइन दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? ये 3 लाइन मैंने खींचा। आई मतलब ईड़ा, एस मतलब सुषुम्ना, और पी मतलब पिंगला, ISP, ऐसा 3 लाइन खींचा मैंने। ठीक है,